सत्ता का संघर्ष। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण का मतदान जारी है और 96 संसदीय क्षेत्रों में कई दिग्गज हैं जिनके भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद होने जा रहा है। गिरिराज सिंह, महुआ मोइत्रा, असदुद्दीन ओवैसी, अधीर रंजन चौधरी, शत्रुघ्न सिन्हा, अखिलेश यादव, ये तमाम लोग हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है। जिन संसदीय क्षेत्रों में आज वोट डाले जा रहे हैं, बिहार की अगर हम बात करें तो 2 केंद्रीय मंत्री वहां से इस दौर में हैं चुनाव मैदान में। बेगूसराय से गिरिराज सिंह और उजियारपुर से नित्यानंद राय। और इसके साथ ही एक और बड़ा दिलचस्प मुकाबला बिहार के समस्तीपुर में हो रहा है। नीतीश कुमार की सरकार के 2 मंत्रियों के बेटा और बेटी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। महेश्वर हजारी के बेटे कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर सनी हजारी चुनाव मैदान में हैं, तो अशोक चौधरी की बेटी एलजेपी की टिकट पर एनडीए के समर्थन से चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं। तो इस तरह के कई दिलचस्प मुकाबले भी देखने को मिल रहे हैं इस चौथे दौर में। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं अमृतांशु जी और रविंद्र त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार। जो चर्चा हो रही है, ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग जो चर्चा कर रहे थे और जो दावे किए जा रहे हैं यासी साहब के जरिए या आकाश जी के जरिए, हिंदी हार्टलैंड में तो अभी तक का जो 2 चुनाव हम 14 और 19 की ही तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में थी सर। लेकिन इस बार बीजेपी साउथ में भी बहुत मेहनत कर रही है और एक रणनीति के तहत मेहनत कर रही है और उधर दावे भी हो रहे हैं, अभी जैसा कि जिलानी साहब ने भी कहा। तो लेकिन हिंदी हार्टलैंड में इंडिया गठबंधन चुनौती देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। क्या आपको लग रहा है अमृतांशु जी? जी, जहां तक रीजनल पार्टीज का मामला है, वो बिल्कुल सही है कि नैरेटिव के तौर पर वो लोग बहुत हद तक कांग्रेस के संपर्क में आने के बाद स्ट्रैटेजी रीजनल पार्टीज की बहुत सुधर गई है और कांग्रेस पार्टी से अलाइन हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडिया अलायंस के लिए, क्योंकि नैरेटिव सेट करना, परसेप्शन बनाना, उसका फोर्स मल्टीप्लायर जो प्रवक्ताओं में नजर आना चाहिए वो नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, और रीजनल पार्टीज का अपना अपना इश्यूज भी हैं हर एक स्टेट में, जहां फायदे हैं वहां नुकसान भी है। लेकिन ऑन द मैक्रो लेवल, ऊपर वाले लेवल पे एक चीज मैं यहां पे पॉइंट मेक करना चाहूंगा कि 1970 के दशक में जमींदारी और रजवाड़ों को हटाया गया था। वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का पहला प्रयास था और उसके बाद बहुत समय बीत चुका है और एक बार फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात सामने आ रही है। इसके साथ साथ बीजेपी एक तरफ से इसी मामले को लेकर संघर्ष कर रही है कि किसी तरह राजनीतिक जमींदारी इस देश में खत्म हो, उसके लिए संघर्ष चल रहा है। और उसको इसी वजह से पिछले 10 साल में कई वोटर उसके साथ आए हैं और जुड़ते जा रहे हैं। और राजनीतिक जमींदारी किसकी तरफ आपका इशारा है? जैसे संपत्ति रजवाड़ों और जमींदारों के हाथ में थी, उसी तरह से पिछले 70 सालों में राजनीतिक जमींदारी का एक सेगमेंट और क्लास पैदा हुआ है जो परिवार से जुड़ी हुई राजनीति चल रही है। उसको टक्कर देने के लिए डेमोक्रेसी में अगर कोई पार्टी आई है सामने तो वो एकमात्र भाजपा है, और कोई पार्टी जो है परिवारवाद को और राजनीतिक जमींदारी को खत्म करने की बात नहीं कर रही। राष्ट्रीय स्तर पर तो 89 के बाद से तो कांग्रेस सत्ता में जब भी रही तो गांधी फैमिली की अगर हम बात करें, अगर उस तरफ इशारा है तो वो तो सत्ता से बाहर है। मनमोहन सिंह 10 साल रहे, 5 साल नरसिम्हा राव रहे। राजनीतिक जमींदारी का मतलब एक बार फिर मैं क्लियर कर देता हूं, जिसमें कि एक परिवार ही एक पॉलिटिकल आउटफिट का दारो मदार, निरंतर उसके आगे बढ़ने, घाटा मुनाफा सब एक ही परिवार के हाथ में रहे। रविंद्र जी, देखिए, बहुत अच्छा बहस बहुत अच्छी दिशा में जा रही है और जो नेशनल नैरेटिव है उसके सिलसिले में जो बातें हो रही हैं वो बहुत ही रोचक हैं। मैं इसमें दो तीन बात बहुत संक्षेप में कहूँगा।
एक तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की मैं इस बात के लिए दाद देता हूँ कि वो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। जिस दिन हारती है उस दिन भी रहती है, जिस दिन जीतती है उस दिन भी रहती है। और मुझे लगता है कि 4 जून को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो 5 जून से ही बीजेपी एक्टिव हो जाएगी अगले चुनाव के लिए। ये एक बीजेपी की बहुत बड़ी बात है। और लेकिन जो दूसरी बातें आ रही हैं कि आप इलेक्शन मोड में रहते हैं, लेकिन हमेशा ये देखते हैं कि आपके जो पत्ते हैं जो फेंट रहे हैं आप, वो पत्ते कई बार इधर उधर चले जाते हैं। अब मैं देखिए, अभी एक चर्चा हुई वंशवाद की, जो कि बिल्कुल गलत है, राजनीति में वंशवाद गलत है। और लेकिन ये भी एक दूसरा पहलू इस बात का है कि देखिए, पिछली बार ही भी एनडीए के साथ ही, बीजेपी के साथ ही रामविलास पासवान भी थे और उनके परिवार के 3 सदस्य लोकसभा में थे और खुद राज्यसभा में थे। इस बार भी चिराग पासवान जी ने जो टिकट दिए हैं, वो जो एक अपने बहनोई को दिया है, मतलब वो एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। और दूसरा जो उन्होंने परिवारवाद, अशोक चौधरी जो एनडीए में मंत्री हैं, उनकी बेटी को। तो अब बीजेपी के जो अलायंस में हैं वहाँ भी इतना ज़्यादा परिवारवाद है कि आप ये कह नहीं सकते कि परिवारवाद के खिलाफ सच में कोई दल है भी कि नहीं है, या एक सिर्फ एक जुमला है। बहुत सी बातें ऐसी हो रही हैं। ये बात सच है कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो है वहाँ तमिलनाडु में, ये प्रधानमंत्री चुनने का वोट है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से 10 बरस काम किए हैं 140 करोड़ भारतवासी के लिए, इसमें कोई दो बात नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा कि कौन सा पार्टी और कौन सा प्रधानमंत्री को हम लोग चुन लेंगे। और यहाँ पर सारे जो हमारे 42 सीट पश्चिम बंगाल के सारे के फेस है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। सो आसनसोल में भी क्लीन स्वीप होगा, हमारे आलूवालिया जी जीतेंगे। संदेश खाली को लेकर टीएमसी की तरफ से ईसीआई में कंप्लेंट रजिस्टर किया। जी रविंद्र जी, मैं एक बात कह रहा था कि कौन सा अलायंस, कौन सी पार्टी पूरी तरह से वंशवाद के खिलाफ है, ये कहना बड़ा आज मुश्किल हो गया है। मैं डीएमके का उदाहरण दे रहा था। हरियाणा में आप देखिए क्या होता है, वही स्थिति जो है दूसरे कई राज्यों में है। तो मैं ये मानता हूं कि वंशवाद किसी भी तरह का हो राजनीति में ख़त्म होना चाहिए, लेकिन साथ ही दूसरी सच्चाई ये है कि लगभग हर बड़ी पार्टी में भी वंशवाद बरकरार है किसी न किसी रूप में। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस बार जो नेशनल नैरेटिव बनाया जा रहा है, इस बार जो, और नेशनल नैरेटिव बनना भी चाहिए क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, राज्यों का चुनाव तो है नहीं, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव तो है नहीं। सर एक सेकंड, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आप देख रहे हैं। श्रीनगर में चुनाव हो रहा है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ, और आज वोटिंग के लिए वो आ रहे हैं। 370 के हटने के बाद ये पहला मौका है जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है जम्मू कश्मीर में, कड़ी सुरक्षा के बीच वहां पर मतदान हो रहा है। और ये तस्वीर देखिए कि वहां पर मताधिकार में लोग मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं बड़े उत्साह के साथ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस वक्त अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए गए हैं। सर अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि नेशनल नैरेटिव बनना भी चाहिए क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में नेशनल नैरेटिव नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन ये भी बात हमें ध्यान रखनी है कि नेशनल नैरेटिव जो लोग बना रहे हैं खुद वो अपनी कसौटियों पर कितना खरा उतरते हैं। मैं ये बात दोनों के लिए कह रहा हूं, मैं सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं कह रहा हूं। डिफाइन अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। अगर आप वंशवाद की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का अपना डेफिनेशन है इसको लेकर कि वंशवाद वो कि जो कि पार्टी का चीफ है और वही पार्टी को चला रहा है। अगर किसी के बेटे को टिकट दिया जा रहा है तो उसको वंशवाद के दायरे से अलग रखा जा रहा है। यही बात तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के नेताओं को भी, या सभी पार्टियों, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी भी पार्टी में वंशवाद के खिलाफ कोई प्रवृत्ति नहीं है, बस जुमला होता है कि हमारे यहां नहीं है, दूसरे के यहां है। तो ये जो बात तो है क्या ये जनता के सामने भी होता है क्या? वो भी इस पर जो कि कहा जाता है मंच से चुनाव के दौरान, क्योंकि विकास को लेकर और आगे की 5 साल का विजन क्या होगा इसको लेकर चुनाव का प्रचार शुरू हुआ। मंचों से भाषण दिए जा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आते आते वो गौण हो गया और कई सारे ऐसे मुद्दे आ गए जो कि चाय की दुकानों पर चर्चा होती रहती है। तो क्या जनता इसी को आधार बनाती है क्या? वंशवाद पर वो भी चर्चा करती है क्या वोट देने से पहले? उसके दिमाग में भी ये हॉन्ट करता है क्या? नहीं, हॉन्ट करता नहीं है, लेकिन हॉन्ट कराया जाता है। देखिए,
पॉलिटिकल पार्टी जो कंपेनिंग होती है, जो प्रचार होते हैं, और हर पार्टी ऐसा करती है, मैं एक ही पार्टी के बारे में कोई एक मुद्दे को चाहती है कि उसके आधार पर चुनाव लड़ा जाए, उसके आधार पर जीता जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बार जो छोटे छोटे मुद्दे जिनको गौण मुद्दे समझते हैं हम, वो कई बार बहुत प्रभावशाली हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, काराकाट में पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। अब बेचारे उमेश कुशवाहा जो पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा जो पिछली बार लालू जी के साथ गठबंधन बनाए हुए थे, इस बार मोदी जी के साथ आ गए हैं। अब वहां पर जो है नैरेटिव जो है, हालांकि कोशिश की जा रही है दोनों पक्षों की तरफ से, यानी इंडिया अलायंस की तरफ से भी और जिस बीजेपी की तरफ से, कि पवन सिंह को बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जितनी भीड़ आ रही है, जो मैं बात कर रहा हूं कि हैज बिकम ए पावरफुल फेनोमेना, तो इसको आप कैसे रखेंगे? इसको तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, पवन सिंह को देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन एनटी रामाराव जब पहली बार चुनाव लड़ने आए तो उनके बारे में यही कहा गया, बाद में उन्होंने सत्ता काबिज कर ली थी। तो कई बार लोकल नैरेटिव अलग अलग ढंग से बदल रहा है, मैं ये कह रहा हूं। चौथे चरण के लिए मतदान चल रहा है और इसी बीच दिग्गजों ने भी अपने अपने मतों का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया है जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, और वहां के वो वोटर हैं। तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। जी किशन रेड्डी, तेलंगाना में वोटिंग हो रही है सभी 17 सीटों पर। जी किशन रेड्डी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी हैं और वहां लीड भी कर रहे हैं बीजेपी को। उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, माधवी लता जो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद से चुनाव लड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर, और सुरेश कुमार खन्ना भी आप देख पा रहे हैं शाहजहांपुर से उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपना वोट दिया है। नागरिक समझ रही हूँ, एक वोट डालने से दो फायदे होते हैं। एक खुद का परिवार, खुद के बच्चे आगे लेके जाने के लिए एक विकसित भारत के प्रति, और दूसरा उन सारे गरीबों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, दलितों के लिए और औरतों के लिए, और वो सारे बूढ़े बुजुर्ग के लिए जिनके लिए एक सच्चा और एक अच्छा प्रशासन चाहिए, उनके प्रति भी एक ऐसा सहकार और मदद हो जाती है। एक वोट खुद के लिए भी और देश की प्रगति के लिए भी, तो इससे अच्छा समाज सेवा क्या हो सकता है? हाँ, तो देखना चाहिए ना उनको देखना चाहिए कि उनको कहाँ वोट मिल रहा है। देखो, वो फर्जी मतदान जिस प्रकार से वो कराते थे, जिन बूथों पर 45% लोग नहीं है, 90% पोलिंग जो हो जाती थी, तो एक कुल मिलाकर वो इस बार नहीं हो पा रही है, इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान। वोटरों से अपील करूंगा, अपने गांव बढ़िया से लेकर के मुंगेर, बेगूसराय से लेकर पूरे बिहार देश को, कि वोट जरूर डालें। ये लोकतंत्र का पर्व है और ये एक वोट अटल बिहारी वाजपेयी को गिरा सकती है सरकार से, और एक वोट नरेंद्र मोदी को 400 के पार ले जाने का काम करेगा, जिससे गरीबों को एक ताकत मिलेगी। मतदाता के साथ इस बार उम्मीदवार भी हैं बेगूसराय से, क्या कहेंगे सर, कैसी तस्वीरें हैं? बहुत अच्छी तस्वीर है। मुंगेर, बेगूसराय सहित 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी के झोली में आएगा। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक ही माहौल है। इस देश के 75% से ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, और उसी के अनुरूप जो लोगों का रुझान है वो यही दिखाई पड़ता है। शाहजहांपुर में हम कई दिनों से हैं, आज पहला वोट भी मैंने कास्ट किया। सब तरफ से केवल एक ही आवाज आती है, कमल का फूल, अरुण सागर, प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी।